ओके सो प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने रैंक कोरिलेशन ये कंप्लीट किया था, राइट। रैंक कोरिलेशन वाज द कंप्लीट वर्ड, और मैंने आपको तब भी बताया था अगर ये जो मैंने 6 क्वेश्चंस आपको करवाए थे, अगर आप वो कर लोगे इसके बाद कोई क्वेश्चन ही नहीं है रैंक कोरिलेशन में, ठीक है। ओके, वापस आते हैं हमारे स्टार्टिंग में। हमने चैप्टर स्टार्ट किया था कोरिलेशन रिग्रेशन, जिसमें से हमने पहला पॉइंट पढ़ा था सिर्फ कोरिलेशन। इट वॉज ओनली कोरिलेशन, राइट। रिग्रेशन हमने अब तक बात ही नहीं किया। कोरिलेशन इज नथिंग बट रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। रिलेशन मतलब क्या, दो टाइप के रिलेशन होते हैं, एक डायरेक्ट और एक इनवर्स। इनवर्स मतलब नेगेटिव, राइट। डायरेक्ट मतलब क्या, सेम डायरेक्शन, अगर एक बढ़ रहा है दूसरा भी बढ़ रहा है, एक कम हो रहा है दूसरा कम हो रहा है, ये भी डायरेक्ट ही होता है, पॉजिटिव ही होता है। ये कम हो रहा है तो नेगेटिव नहीं बोलना, ठीक है। ऑपोजिट हो रहा है तो उसको नेगेटिव बोलते हैं। एक बढ़ रहा है दूसरा कम हो रहा है, क्लियर है। जैसे प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगा, इसको बोलते हैं नेगेटिव, राइट। 4 मेथड्स है हमारे पास। 4 मेथड्स कौन से थे? एक स्कैटर डायग्राम, दूसरा कार्ल पियर्सन, तीसरा स्पीयरमैन, और चौथा मेथड ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन, जो हम आज पढ़ने वाले चौथा मेथड, राइट। पहला मेथड है स्कैटर, विच अगर बेनिफिट देखें इज द इजीएस्ट। स्कैटर डायग्राम का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है? इट इज द इजीएस्ट मेथड, ये सबसे इजी है, राइट। लेकिन सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, वी कैन नॉट गेट द एग्जैक्ट वैल्यू, राइट। अच्छा, इसमें 6 टाइप के डायग्राम्स बताया था मैंने, एक बढ़ता हुआ लाइन और एक स्लोपिंग, डाउनवर्ड स्लोपिंग, राइट। अगर सिंगल लाइन पे तो बढ़ता हुआ है तो क्या बोलेंगे? पॉजिटिव, और कम आ रहा है तो नेगेटिव। ऊपर डायरेक्शन, लेकिन एक लाइन पे नहीं है, पॉजिटिव है मतलब आर की वैल्यू पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है। लेकिन घटता हुआ आ रहा है, एक लाइन पे नहीं है तो नेगेटिव, राइट। लेकिन सर्कल रहा तो देयर इज नो कोरिलेशन। कर्वी लीनियर, ऊपर बढ़ रहा है कभी कम हो रहा है, कभी बढ़ रहा है कभी कम हो रहा है, अगेन इट इज नो कोरिलेशन, राइट। सिंस देयर इज नो कैजुअल रिलेशनशिप, उसको हम क्या बोलते हैं? स्प्यूरियस कोरिलेशन। वैल्यू आ रही है लेकिन उसमें कोई कैजुअल रिलेशन नहीं है, उसको हम क्या बोलते हैं? स्प्यूरियस कोरिलेशन, राइट। उसके बाद हमने स्टार्ट किया था कार्ल पियर्सन। कार्ल पियर्सन का आर का फॉर्मूला क्या था? कार्ल पियर्सन क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव? क्वांटिटेटिव। ये बार बार इसलिए पूछता हूं क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आता है क्वालिटेटिव कौन सा है, क्वांटिटेटिव कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए, राइट। क्वांटिटेटिव मेथड का नाम याद है क्या किसी को भी? कार्ल पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन कोएफिशिएंट, नाम क्या है? प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन कोएफिशिएंट। लंग की जरूरत नहीं है, वैसे आइडियली पूछते नहीं है, राइट। अगर मैं आपको सिर्फ बोलूं फाइंड कोरिलेशन, तो मैं बात कार्ल पियर्सन की कर रहा हूं। आप स्पीयरमैन, मेथड ऑफ कॉन्करेंट या स्कैटर में नहीं जा सकते, आप हमेशा कार्ल पियर्सन की बात करेंगे। जब तक वो स्पेसिफाई नहीं करते कोई मेथड, इट इज ऑलवेज कार्ल पियर्सन। आर के लिमिट्स कहां से कहां तक? -1 to 1 बोथ इंक्लूसिव। -1 भी आ सकता है, +1 भी आ सकता है, लेकिन इसके अंदर ही वैल्यू रहेगी। 1.01 गलत है, -1.01 गलत है, -1 और 1 एकदम मैक्सिमम लिमिट्स है उनकी, ठीक है। इसके बाहर नहीं जा सकता है, ओके। आर का फॉर्मूला कोवेरिएंस बिटवीन एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई। कोवेरिएंस का फॉर्मूला क्या है? समेशन एक्स वाई अपॉन एन माइनस समेशन एक्स अपॉन एन इंटू समेशन वाई अपॉन एन, राइट। वैसे समेशन एक्स अपॉन एन क्या होता है? एक्स बार, और समेशन वाई अपॉन एन क्या होता है? वाई बार। तो इसकी जगह आप अगर ये फॉर्मूले की जगह आप एक्स बार वाई बार यूज करोगे तो भी एक ही बात है, तो ये कंफ्यूज नहीं हो जाना सर, कभी कभार सजेस्टेड में देखा एक्स बार वाई बार लिखा है, तो इट इज द सेम थिंग। समेशन एक्स अपॉन एन मतलब एक्स बार ही होता है, राइट, ओके। सिग्मा एक्स हम ऑलरेडी पढ़ गए हैं, सिग्मा वाई हम ऑलरेडी पढ़ गए हैं, तो इन तीनों का आ जाएगा। डिनोमिनेटर नेगेटिव नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता नेगेटिव? बिकॉज वो डिस्पर्जन है। इसका मतलब आर की साइन डिसाइड करने वाला सिर्फ कोवेरिएंस रहेगा। अगर कोवेरिएंस पॉजिटिव है तो आर पॉजिटिव है, कोवेरिएंस नेगेटिव है तो आर नेगेटिव है, कोवेरिएंस जीरो है तो आर जीरो है, क्लियर है। कोवेरिएंस ही डिसाइड करेगा आर की साइन क्या रहेगी। क्या ये पॉइंट क्लियर है? ओके। उसके बाद हमने कुछ क्वेश्चन देखे थे और मैंने आपको बताया था सबसे इंपॉर्टेंट सेंटेंस विच वाज दिस वन, व्हाट इज आर? आर इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन, ऑल्सो इंडिपेंडेंट ऑन चेंज ऑफ स्केल। मतलब ना प्लस माइनस से फर्क पड़ रहा है, ना इंटू डिवाइड से फर्क पड़ रहा है, लेकिन इसको फर्क पड़ता है। क्या फर्क पड़ता है? इफ द चेंज ऑफ स्केल इज इन ऑपोजिट डायरेक्शन देन आर चेंजेस इट्स साइन। अगर आप आर को मल्टीप्लाई और डिवाइड ऑपोजिट डायरेक्शन में करोगे, एक को प्लस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, दूसरे को माइनस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे या डिवाइड करोगे, तो आर ज्यादा अपने सिर्फ साइन बदलेगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। इज द पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? ओके, दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस। उसके बाद मैंने आपको बताया था जब इस फॉर्मेट में रहता है तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको सिर्फ इनकी साइन चेक करनी पड़ती है। ये माइनस और प्लस, ऊपर जो माइनस और प्लस है इनसे कुछ फर्क पड़ता है क्या? नहीं, क्योंकि ये क्या है? -4 और +7 क्या है? चेंज ऑफ ओरिजिन। चेंज ऑफ ओरिजिन से फर्क नहीं पड़ता है, चेंज ऑफ स्केल से पड़ता है। समझ में आ रहा है? तो आर की साइन चेंज हो जाएगी, सिर्फ इतना हमने बताया था आपको। इसके बाद मैंने आपको बताया था आर का फॉर्मूला एक बहुत बड़ा फॉर्मूला एक बहुत छोटे फॉर्मूले में आके रुक जाता है। कब? व्हेन द डेविएशंस आर टेकन फ्रॉम एक्चुअल मीन। याद कैसे रहेगा? जो पहले तीन वैल्यूज रहती है वो बच जाती है। जैसे कोवेरिएंस का सबसे पहले स्टार्ट कहां से करते हैं? एक्स वाई से। सिग्मा एक्स स्टार्ट कहां से करते हैं? एक्स स्क्वायर से। सिग्मा वाई स्टार्ट कहां से करते हैं? वाई स्क्वायर से। तो अल्टीमेटली एक्स को यू बोल देना, वाई को वी बोल देना, और ये फॉर्मूला आपका आर का रहेगा। ये कब हो सकता है? ओनली व्हेन द डेविएशंस आर टेकन फ्रॉम एक्चुअल मीन। इज द पॉइंट क्लियर? ओके, आगे बात करते हैं। उसके बाद हमने स्टार्ट किया था रैंक कोरिलेशन। एक ही फॉर्मूला था। फॉर्मूला क्या था? 1 - 6 टाइम्स समेशन डी स्क्वायर अपॉन एन इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। अच्छा, स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन क्वांटिटेटिव है या क्वालिटेटिव है? क्वालिटेटिव। तो बेसिकली रैंक देना ये क्वालिटी मेजर कर रहा है उसकी, इसको फर्स्ट रैंक, इसको सेकंड रैंक, ऐसे, तो ये क्वालिटेटिव होता है।
ठीक है, क्वालिटेटिव। अच्छा डी क्या रहता है इसके अंदर, व्हाट वाज डी, डिफरेंस ऑफ रैंक विच इज नथिंग बट आर एक्स माइनस आर वाई। और आपको डी में इंटरेस्ट नहीं है, आपको किसमें इंटरेस्ट है, समेशन डी स्क्वायर में। अगर दिया रहा तो बहुत अच्छी बात है, डायरेक्ट कर लेना, नहीं दिया रहा तो पहले आर एक्स आर वाई निकालना। अच्छा रैंक वन किसको दोगे, जिसकी वैल्यू सबसे ज्यादा रही उसको रैंक वन दे देना, ठीक है। अच्छा उसके बाद मैंने आपको बताया था इसमें अलग अलग क्वेश्चन, कभी डी स्क्वायर नहीं रहता है, कभी एन निकालना रहता है, कभी इनकरेक्ट रहता है। तो इनकरेक्ट में भी क्या करना, मैंने आपको बताया था जो सही वैल्यू ऐड करना, जो गलत है वो माइनस करना, सिंपल एज दैट, राइट। और लास्ट क्वेश्चन हमने पढ़ा था टाइड रैंक का। टाइड रैंक में मैंने आपको कैसे कहा था, सिर्फ एक एक्स्ट्रा वैल्यू निकालनी पड़ती है। एक्स्ट्रा वैल्यू क्या रहती है, समेशन ऑफ टी क्यूब माइनस टी बाई 12, समेशन ऑफ टी क्यूब माइनस टी बाई 12, ये अपने को एक्स्ट्रा वैल्यू निकालनी पड़ती है, राइट। जब आप वो ऐड कर देते हो, किस में ऐड करेंगे, डी स्क्वायर में। डी स्क्वायर में ऐड करना, बाद में 6 से मल्टीप्लाई करना। तो ये ब्रैकेट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो ब्रैकेट था ये बहुत इंपॉर्टेंट था। आइडियली बच्चे करते हैं ये ब्रैकेट देते नहीं है, तो पूरा आंसर बदल जाएगा, क्योंकि आप 6 को मल्टीप्लाई करोगे और बाद में ऐड करोगे, ये गलत हो जाएगा। तो आपको पहले ये ब्रैकेट देना पड़ेगा, डी स्क्वायर में ऐड करना, बाद में 6 से मल्टीप्लाई करना, बाकी फॉर्मूला सब सेम रहेगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है। अच्छा व्हाट इज टी, नंबर ऑफ राइट रैंक। टाई कितनी बार हुआ वो टी की वैल्यू, अगर टाई 2 बार हुआ तो टी 2 है, अगर टाई 3 बार हुआ तो टी की वैल्यू 3 है, टाई 4 बार हुआ तो टी की वैल्यू 4 है, एंड सो ऑन। समेशन है तो हर टाई को अपन ऐड करेंगे। क्या ये पॉइंट क्लियर है। और फिर मैं आपको लास्ट सेंटेंस बताया था, अगर सारे रैंक सेम ऑर्डर में, इसका मतलब जो मुझे पसंद है वो भी आपको पसंद है, तो हमारा 100% रिलेशन है 1, राइट। लेकिन मैं हमेशा ऑपोजिट दे रहा हूँ, मेरे को जो फर्स्ट पसंद आ रहा है आपको सबसे लास्ट वही आ रहा है, मेरे को सेकंड आ रहा है आपको फोर्थ आ रहा है, थर्ड आ रहा है, और ये मतलब अगर मैं ऐसे बोलूँ आर एक्स 1 2 3 4 5 और आर वाई 5 4 3 2 1, तो बिना सॉल्व किए मैं बोल सकता हूँ आर की वैल्यू -1 है। अगर आप सॉल्व भी करोगे ना डी निकाल के, आर एक्स माइनस आर वाई और फिर डी स्क्वायर और फिर सॉल्व करोगे, तो आपका आर का आंसर -1 ही आने वाला है फॉर श्योर। इज द पॉइंट क्लियर। मतलब अगर आपका रिवर्स ऑर्डर आ रहा है, रिवर्स ऑर्डर, तो आर की वैल्यू -1 आनी ही आनी है, आपको सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं रहने वाली है, ठीक है। ये तो हमने ये कवर किया था, और मैंने आपको बताया भी था जब भी शीट सॉल्व करोगे पहले एक बार ये क्वेश्चन करना, उसके बाद ही वो शीट सॉल्व करना, नहीं तो रैंक कोरिलेशन में क्वेरीज आएगी। रैंक कोरिलेशन अगर मेरे ये 6 क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, आपको रैंक कोरिलेशन में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं कोरिलेशन का सबसे लास्ट मेथड, एंड दैट इज मेथड ऑफ कॉन्करेंट डेविएशंस। मेथड ऑफ concurrent deviations। ना इसके अंदर ना वो सिर्फ आपका साइन चेक करता है, आपको प्लस माइनस क्या हो रहा है वैल्यू वैल्यू नहीं देता है। क्वेश्चन स्टार्टिंग में जब मैं लिखूंगा इसका फॉर्मूला तो आपको लगेगा सर ये बहुत टफ है, इनफैक्ट सबसे इजी यही है, ठीक है। चेक करो कैसे आता है। आर का फॉर्मूला देखो, लिमिट वही रहेगी, आर की वैल्यू कभी +1 -1 से ऊपर नीचे नहीं आ सकती, आर की लिमिट हमेशा वो रहेगी। आर का फॉर्मूला क्या है, प्लस और माइनस अंडर रूट प्लस और माइनस 2c माइनस m अपॉन m। ये फॉर्मूला देखने में बहुत टफ लगता है बच्चों को, ये प्लस माइनस की वजह से। तो एक काम करना, आप ऐसे समझना प्लस माइनस है ही नहीं, एक ही फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ 2c माइनस m अपॉन m। 2c माइनस m अपॉन m इज द फॉर्मूला, 2c माइनस m अपॉन m। दोनों जगह प्लस माइनस डालना। वो क्यों आया वो उसका रीजन देता हूं, अपने इतना काम का नहीं है, लेकिन वो प्लस माइनस क्यों लिखा हुआ है बाद में बताऊंगा। पहले व्हाट इज m, वेयर m इज इक्वल्स टू n-1। मतलब अगर आपके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 10 है तो 9 ही लेना, 6 है तो 5 लेना। ऐसा क्यों, उसका भी रीजन है, आगे मालूम पड़ेगा। व्हाट इज c, c इज नंबर ऑफ कॉन्करेंट डेविएशंस, c इज नंबर ऑफ कॉन्करेंट डेविएशंस। अब ये नंबर ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन का मतलब क्या हुआ, दैट इज नंबर ऑफ पॉजिटिव साइंस इन द कॉलम cx.cy। क्या चीज है ये, एग्जाम्पल में समझ जाएगा सब कुछ, अभी फिलहाल लिखने का काम कीजिए सिर्फ, ठीक है। ये मेथड का फॉलो करना, जब वो वर्ड बोलेगा कॉन्करेंट तभी ये मेथड फॉलो करना, इसके अलावा ये मेथड फॉलो करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जब वो बोलेगा स्पेयरमैन या रैंक कोरिलेशन तो ही वो 1 - 6 टाइम्स समेशन डी स्क्वायर वाला यूज करना। अगर मैंने सिर्फ बोला फाइंड कोरिलेशन तो वो कार्ल पियर्सन का ही फॉर्मूले की बात कर रहा हूँ। क्लियर पॉइंट सबको ये, ओके। तो सी की वैल्यू इट इज नथिंग बट नंबर ऑफ कॉन्करेंट डेविएशंस। एक क्वेश्चन लूंगा, सब चीजें समझ में आ जाएगी। क्वेश्चन लिखेंगे मेरे साथ, ये x है ये y है, 50 48
52, 53, 47, 45, 60, 55, 54, 56, 52, 50. Now what is Cx? Cx का मतलब होता है चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ x. आपको सिर्फ बताना है वो वैल्यू बढ़ रही है या कम हो रही है. ठीक है, तो यहां पे फर्स्ट वाले को ब्लैंक छोड़ देना, डैश नहीं करना, ब्लैंक छोड़ना, ब्लैंक, लीव इट ब्लैंक. ओके, प्लीज बताइए 50 से जब 48 पे आया तो वैल्यू बढ़ गई या कम हो गई? कम, माइनस. 48 से जब 52 पे आया तो वैल्यू बढ़ गई या कम हो गई? बढ़ गई, प्लस. 52 से 53 पे आया, अगेन प्लस. 53 से 47 पे आया, माइनस. 47 से 45 पे आया, माइनस. समझ में आया क्या? मतलब कोई जरूरत ही झंझट नहीं है, सिर्फ इतना बताना है बढ़ रहा है या कम हो रहा है, बस. ठीक है. सी वाई, व्हाट इज सी वाई? चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ वाई. चेक, पहला ब्लैंक. 60 से 55 आया, माइनस. 55 से 54 आया, वापस माइनस. 54 से 56 गया, प्लस. 56 से 52 गया, माइनस. 52 से 50 गया, अगेन माइनस. समझ में आया ये? ओके. अब पहला ब्लैंक क्यों रखा है? क्यों रखा? क्योंकि ऊपर से कितना है मालूम नहीं ना आपको, तो मैं 60 प्लस या माइनस बोल नहीं सकता, इसलिए ब्लैंक छोड़ दिया. ठीक है. अब आपको cx.cy करना है. माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, प्लस प्लस, माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस. तो व्हाट इज सी फॉर यू? मैंने आपको क्या बताया था? सी इज कॉन्करेंट डिवीजन. कॉन्करेंट डिवीजन क्या रहता है? नंबर ऑफ पॉजिटिव साइंस इन द कॉलम cx.cy. इस कॉलम में जो नंबर ऑफ पॉजिटिव साइंस रहेंगे वो सी रहेगा मेरा. कितना रहेगा ये? 4. अरे समझ में? अब आप वैल्यू क्या कैलकुलेट करोगे? वैल्यू कैलकुलेट करोगे 2c माइनस एम अपॉन एम. 2c माइनस एम अपॉन एम, ये वैल्यू कैलकुलेट कर लो आप. तो 2 इंटू सी कितना है? 4, माइनस एम की वैल्यू कितनी है? एम की वैल्यू कितनी है? 5. एक्चुअली नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं? 6, लेकिन आप 5 ही लोगे. क्यों? एक छोड़ दिया ना आपने, एक को ब्लैंक छोड़ दिया आपने, क्योंकि उसका आंसर नहीं था, इसलिए आपको ये 5 ही लेने पड़ते हैं. इसलिए हम एम लेते हैं, एन नहीं लेते हैं. समझ में आया? एक वैल्यू कम कर दिया. तो 2 इंटू 4 माइनस 5 अपॉन 5, कितना आ रहा है ये? अब एक हिंट ये है कि इसके अंदर कभी भी इसको फ्रैक्शन में रहने देना. इसको क्या करना? फ्रैक्शन में ही रहने देना. इंस्टीट्यूट हमेशा आपसे आंसर फ्रैक्शन में एक्सपेक्ट करता है. ठीक है. तो प्लीज बताइए इसका आंसर क्या रहा है? तो आप बोलोगे 8 माइनस 5 अपॉन 5 बराबर अल्टीमेटली कितना हो गया? 3/5. समझ में आ रहा है क्या ये? आंसर कितना हो गया? 3/5. अब थोड़ा ध्यान देना, मैंने वो प्लस माइनस क्यों लिखा था? प्लस माइनस सोचो ना, अगर ये आंसर 2c माइनस एम अपॉन एम नेगेटिव आ गया, मान लेते हैं इसका आंसर -2 आ गया, एग्जाम्पल दे रहा हूं, या फिर -1/2 आ गया, एग्जाम्पल. अब मुझे बताओ, अगर -1/2 आया, इसका रूट निकाल सकते हो क्या आप? नहीं. तो हम क्या करते हैं, ये जो प्लस माइनस था ना, इसका माइनस इसको लगा देते हैं, तो माइनस माइनस प्लस हो गया. अब मैं आंसर निकाल पाऊंगा, लेकिन मेरे को अंदर से मालूम है आंसर तो माइनस में आने वाला है, तो इसलिए मैं यहां भी माइनस लगा देता हूं. इन शॉर्ट, अगर 2c माइनस एम माइनस आया तो फाइनल आंसर नेगेटिव रहेगा. अगर 2c माइनस एम पॉजिटिव आया तो फाइनल आंसर पॉजिटिव रहेगा. ऐसा समझ में आया? क्योंकि ये प्लस माइनस क्यों लगाया हुआ है? क्योंकि आपने अंडर रूट दे दिया. अंडर रूट में अगर नेगेटिव आ गया, ये तो एरर दे देगा आपको, राइट? वो एरर नहीं आना चाहिए, इसलिए वो क्या बोलता है, यहां पे मैंने प्लस और माइनस लगा दिया. मतलब अगर ये माइनस आया तो इसको माइनस लगा के प्लस कर देना, लेकिन अंदर से तो मालूम है ना आंसर माइनस आने वाला है, तो यहां पे माइनस लगा देना. इसका मतलब रूल बहुत सिंपल हो गया. अगर आपका 2c माइनस एम अपॉन एम ही नेगेटिव आया तो आंसर निकाल लेना और आंसर फाइनल नेगेटिव कर देना. अगर 2c माइनस एम पॉजिटिव आया तो आप आंसर पॉजिटिव लिख देना. क्लियर? एक दो एग्जांपल में और समझ में आ जाएगा. ये पॉइंट समझ में आया? अब आर का फॉर्मूला क्या है? 2c माइनस एम अपॉन एम, मैंने प्लस मैंने हटा दिया. क्यों हटा दिया? आंसर पॉजिटिव आ गया ना आपका, आंसर पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब आंसर पॉजिटिव आने वाला है, बात खत्म. तो इसका आंसर आ गया √3/5, खत्म.
इसको पॉइंट में लिखना है, द आंसर इज नो, नहीं लिखना है, ऐसे ही छोड़ देना है। इंस्टीट्यूट आपको ऑप्शन में यही देने वाला है। इज द पॉइंट क्लियर? अब एक मजे की बात सुनो, अच्छी बात क्या है, इंस्टीट्यूट बोलता है ये सी जो है ना, थोड़ी हम आपकी मदद करना चाहते हैं, ये हम आपको रेडीमेड देंगे। हमने कहा वाह क्या बात है, ये रेडीमेड आ गया, मतलब सी आ गया, एन आ गया, डायरेक्ट सिर्फ फॉर्मुला यूज करो, आंसर निकालो, ये सब मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। आ रहा है समझ में? तो क्वेश्चन कैसे रहेगा, क्वेश्चन देखिए, ये फर्स्ट क्वेश्चन था अपना, सबको समझ में आया क्या? ये क्वेश्चन में इसलिए आया कि आपको समझ में आ जाए कि हाउ टू कैलकुलेट सी एक्स एंड सी वाई। समझ में आया सबको? ये इजी। ओके, सेकंड क्वेश्चन पे आइए। number of concurrent deviations for 10 observations, for 10 observation is 6, find r। अब बताओ, मैंने यहाँ पे कार्ल पियर्सन या स्पीयरमैन का नाम लिया क्या? मैंने वर्ड क्या यूज किया? कॉन्करेंट, तो यही फॉर्मूला कॉन्करेंट वाला चला गया। इसका मतलब c कितना है? 6, और n कितना है? 10, देयरफॉर m कितना हो गया? 9। समझ में आ रहा है? आपको कैलकुलेट क्या करना है? 2c माइनस m अपॉन m, ये कैलकुलेट करना है अपने को। कितना आ रहा है ये? 2 इंटू 6 माइनस 9 अपॉन 9। क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो कितना हो गया ये? 3/9। जैसे मैंने आपको बताया फ्रैक्शन में ही रहना दो, 1/3। क्या ये आंसर पॉजिटिव आया? इसका मतलब आर पॉजिटिव है, और वैसे प्रेजेंटेशन तो नहीं है ना आपको, तो आर आंसर क्या रहेगा? 2c माइनस m अपॉन m, इसका मतलब अंडर रूट ऑफ 1/3। क्या ये पॉइंट क्लियर है? अंडर रूट ऑफ 1/3। तो इंस्टीट्यूट इसका आंसर लिखता कैसे? इंस्टीट्यूट इसका आंसर लिखता है 1/√3, क्योंकि 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है और 3 का स्क्वायर रूट √3 होता है, इसलिए मैं आपको बोला था इसको फ्रैक्शन में रहना दो। इंस्टीट्यूट ऑप्शन में आपको हमेशा 1/√3 देगा। इज द पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? सबको समझ में आ रहा है क्या ये? ओके, नेक्स्ट सेम क्वेश्चन, सिर्फ नंबर ऑफ कॉन्करेंट डिवीजन 6 की जगह 4 हो गया। 6 की जगह हम नंबर ऑफ कॉन्करेंट डिवीजन 4 कर देंगे। इसको 4 कर दिया हमने, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? इस बार ये सी 4 हो गया, ठीक है, तो 4 ये कितना हो जाएगा अभी? -1/9 हो गया, बराबर ना? क्या ये आंसर -1/9 आ गया? यस। अब क्योंकि आंसर -1/9 आ गया, आप क्या करना, इसको माइनस लगा देना। आपका 2c माइनस m नेगेटिव आ गया ना, तो आपने क्या यूज किया वो याद है क्या? ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट के बाद प्लस माइनस लगा हुआ था। अगर मैं इसका आंसर निकालूंगा ना तो आंसर नेगेटिव आएगा, एरर आएगा, आंसर एरर देगा, क्योंकि अंडर रूट में नेगेटिव नहीं आ सकता। तो मैं क्या करूंगा, 1/9 पॉजिटिव ले लूंगा और माइनस को बाहर ले लूंगा। इसका मतलब आपका आंसर आ जाएगा -1/9। इज द पॉइंट क्लियर? अब मुझे बताओ 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 1, और 9 का स्क्वायर रूट 3। फाइनल आंसर -1/3। पॉइंट समझ में आया क्या सबको? अब इसमें दो टाइप की वैरायटी आती है, एक ये वैरायटी जो मैंने अभी सिखाया, समझ में आया है सबको? सबको समझ में आ गया? दूसरा एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन को लेते हैं, ऊपर वाला क्वेश्चन नंबर 2 पे। आंसर मालूम है ना आपको ये? इसको रिवर्स कैसे लिखेंगे? क्वेश्चन नंबर 4, r is equals to 1/√3 and number of concurrent deviations was 6. Find number of observations. Find number of observations. क्या n पूछा है आपको? अब आप याद करो, n जब भी निकालने बोलते हैं, मैं हमेशा बोलता हूँ गो बाय ऑप्शंस। जब भी n निकालने बोलते हैं गो बाय ऑप्शंस। रैंक कोरिलेशन में भी यही बोला था मैंने, कॉन्करेंट में भी यही बोला, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बोले तो ऑप्शन से जाना, ठीक है? इसका मतलब अगर मैं ऑप्शन ए दूं, ऐसा रूल नहीं है ऑप्शन से जाना, मैं आपको मेन आंसर भी सॉल्व करके बता दूंगा आपको कैसे करना है, बट ऑप्शन से हमेशा इजी रहेगा आपके लिए, ठीक है? सपोज मान लेते हैं ऑप्शन ए, ऑप्शन ए आया आपका 8,
चलो इसका आंसर सॉल्व करके दो मुझे। आर की वैल्यू क्या रहेगी? 2c माइनस एम अपॉन एम निकालोगे आप, बराबर है क्या? प्लीज बताइए इसका आंसर क्या रहेगा? 2 × 6 माइनस एम कितना लोगे आप? 7। क्यों 7? क्योंकि एन एन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 8 दिया है तो आपको n-1 लेना पड़ेगा। 7 कितना आ रहा है? 5/7। क्या आर का आंसर इसको रूट देता है? तो कहने से ये आंसर आंसर गलत है क्योंकि मुझे 1/√3 चाहिए। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? अच्छा बी, 9 ले लो। 2c माइनस एम अपॉन एम कितना आएगा? 2 × 6 माइनस 8/8। 8 क्यों आया? क्योंकि अपन ने n-1 किया। ठीक है, कितना आ रहा है ये? 4/7 कहां से है? 8 आया ना, 8 आएगा ना। कहने से ये भी आंसर गलत है। गलत क्यों आ गया ये आंसर? क्योंकि 1/√2 आ रहा है इसका आंसर। 4 1 4 2 राइट, ये भी आंसर गलत है। और ऑप्शन सी में अगर आप देखोगे तो ये 10 है। टू सी माइनस एम अपॉन एम कितना आ रहा है? यस, 2 × 6 माइनस 9/9। तो आप चेक करोगे 3/9 आ रहा है, विच इज नथिंग बट 1/√3। ये ऑप्शन सही है, खत्म। क्लियर है ये? अच्छा, अगर आप ऑप्शन से नहीं जाते, ऑप्शन नहीं जाते तो आपका आंसर क्या रहता? आर आप कैसे सॉल्व करते हो प्लीज बताइए। आर इज इक्वल टू सी माइनस एम अपॉन एम। आर का आंसर कितना है प्लीज बताइए? 1/√3। अपने को सी पता नहीं है तो सी, सॉरी सी पता है, एम नहीं पता। सी कितना था? 6 माइनस एम अपॉन एम, रूट में, राइट। अब रूट पसंद नहीं है तो स्क्वायरिंग कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा ये? 1/3 इज इक्वल्स टू 12 माइनस एम अपॉन एम। ठीक है, अब सॉल्व फॉर एम। एम इधर आ जाए, ये 3 इधर आ जाएगा, ये 3 इधर आ जाएगा, तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा? 3m इज इक्वल टू 36 माइनस 3m। ये 3m इधर आया तो 4 हो जाएगा, सॉरी ये 3m इधर आ जाएगा तो 4 हो जाएगा। अल्टीमेटली कितना हो जाएगा? 4m इज इक्वल टू 36। तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी? 9। अब बच्चे क्या करते हैं? पहला ऑप्शन 9 रहता है, टिक करते हैं। m नहीं पूछा था भाई, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पूछे थे। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 10 रहे होंगे तब जाके आपने m9 लिया होगा। समझ में आ रहा है? एंड देयरफॉर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n कितना रहेगा? 10। इज द पॉइंट क्लियर? तो आप ऐसे सॉल्व करो या ऑप्शन से जाओ, कॉल आपका है। क्या ये लॉजिक क्लियर है सबको? कॉन्करेंट समझ में आया क्या सबको? ओके, अब कुछ रैंडम क्वेश्चंस। पहले 4 फॉर्मूले और ऐड कर देते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, इसको बोलते हैं एक्सप्लेन्ड वैरिएंस। इसका फॉर्मूला होता है r²। r निकालना आता है, उसको स्क्वायर कर दो, इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। ठीक है, एक होता है कोएफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन। नॉन डिटर्मिनेशन इसको बोलते हैं अनएक्सप्लेन्ड वैरिएंस। वन माइनस r², 1 माइनस r²। ठीक है, नॉन डिटर्मिनेशन। नेक्स्ट, स्टैंडर्ड एरर, इसको हम बोलते हैं SE। SE is defined as 1 minus r² by √n।
एंड एक रहता है प्रोबेबल एरर, जिसको बोलते हैं पीई। जिसको हम बोलते हैं पीई, इट इज 0.6745 इंटू एसई। वैसे आप चाहो तो फॉर्मुला भी लिख सकते हो यहाँ पे, एसई का फॉर्मुला 0.6745 इंटू 1 - r² ऐसा। तो मैंने 0.6745 इंटू ऐसे लिख दिया। नाउ व्हाट इज प्रोबेबल एरर एग्जैक्टली? आपको याद है डिस्पर्जन का मीनिंग क्या सिखाया था मैंने? आप डिस्पर्जन का मीनिंग होता है स्कैटरनेस। मतलब अगर मैं आपको बोलूं मीन आपका 80 है और आपका SD 5 आया, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि आपका नेक्स्ट टाइम जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वो +or -5 हो सकता है। मतलब आपका रेंज कहां से कहां तक रहेगा? 75 to 85, -5 भी हो सकता है, +5 भी हो सकता है, ये रेंज रहेगा। पीई वही डिनोट करता है। अगर आपका आर आया, मान लेते हैं आर 0.6 है और पीई आपका 0.05 है, तो पीई एक्ट्स एज अ डिस्पर्जन फॉर आर। मतलब आर आपका जब अगली बार आप चेक करोगे तो सीधी बात है थोड़ा बहुत तो डिफरेंस आएगा, हमेशा थोड़ी वही लेके बैठेगा, थोड़ा बहुत तो एरर आ सकता है ना। तो एरर कितना आएगा? +or -0.05। मतलब अगर मैं 0.5 माइनस करूं तो 0.55 हो जाएगा, 0.5 ऐड करूं तो आपका आंसर 0.65 हो जाएगा। मतलब ये आर की लिमिट्स हो जाएंगी। इज द पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? अगर ये समझ में आया तो ठीक, नहीं आया तो इस पे क्वेश्चन नहीं आता है, क्वेश्चन ये फॉर्मूले पे आता है। 4 फॉर्मूले, मैंने 4 फॉर्मूले आपके लिस्ट में और ऐड कर दिया। पहला फॉर्मूला क्या था? कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, फॉर्मूला क्या है? r²। सेकंड, कोएफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन, फॉर्मूला क्या है? 1 - r²। नेक्स्ट क्या बोला मैंने? स्टैंडर्ड एरर एसई 1 - r²/√n। और अगर पीई पूछा प्रोबेबल एरर तो ये आंसर आएगा 0.6745 इंटू एसई। क्या ये 4 फॉर्मूले क्लियर है? चलिए इस पे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन is 0.36. Find correlation coefficient. Find correlation coefficient. कोरिलेशन का मतलब क्या निकालना है आपको? आर निकालना है, बहुत सिंपल। ठीक है, कोएफिशिएंट डिटर्मिनेशन दिया मतलब कहने से r² दिया है, एंड देयरफॉर r इज इक्वल्स टू 0.6। खत्म। क्लियर है? कितने बेसिक क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं? द आंसर इज यस, आते हैं, आते हैं। अब इसमें बच्चे मार्क्स फेस करते हैं क्योंकि डिटर्मिनेशन का फॉर्मूला नहीं पढ़ के जाता, आर पे फोकस करते डिटर्मिनेशन भूल जाता है। ये बहुत बेसिक सा फॉर्मूला था, राइट? अच्छा, इसमें और क्या वैरायटी आ सकती है? तो वैरायटी ऐसे आ सकते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन, कोएफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन is 0.51. Find correlation coefficient. Find correlation coefficient. अब नॉन डिटर्मिनेशन का फॉर्मूला क्या था? 1 - r², ये हो गया 0.59 बराबर, सॉरी 51। तो आपका r² कितना हो जाएगा? 0.49 बराबर, ये 51 इधर आएगा, r² इधर चला जाएगा, तो 1 - 0.51 इज 49। ये r² की वैल्यू, r कितना हो जाएगा? 0.7। खत्म। तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज 0.7। सबको समझ में आ रहा है क्या? अच्छा, इसके अंदर कोएफिशिएंट डिटर्मिनेशन कितना आया? डिटर्मिनेशन इस क्वेश्चन में डिटर्मिनेशन मतलब r² मतलब 0.49, राइट? और कोरिलेशन कितना आया? 0.7। इज द पॉइंट क्लियर? सबको समझ में आ रहा है क्या? ओके, तो ये होता है नॉन डिटर्मिनेशन एंड डिटर्मिनेशन। चलो एक प्रोबेबल और स्टैंडर्ड एरर पे कर लेता है। थर्ड पॉइंट, correlation coefficient for 36 observations. 36 observation was 0.6. Find SE and PE. Correlation coefficient for 36 observation was 0.6. Find SE and PE. जल्दी बताइए SE का फॉर्मूला क्या है?
1 माइनस आर स्क्वायर बाय रूट एन, बस ये फॉर्मूला अप्लाई करो एंड गेट द आंसर्स। 1 माइनस 0.6 का स्क्वायर अपॉन रूट 36 कितना आ रहा है ये? 0.64 डिवाइड बाय 6 कितना आ रहा है ये प्लीज बताइए? 0.10666 एंड पी का फॉर्मूला क्या होता है? 0.6745 इंटू एस सी। तो कितना आ रहा है? 0.6745 इंटू 0.1066 कितना आ रहा है ये? 0.0719। प्लीज चेक एवरीवन। इज द पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? 0.6 का स्क्वायर करो पहले। 1 ऐसे करो, 1 माइनस 0.6 इंटू इज इक्वल टू कितना आ रहा है? 0.36 दिख रहा है आपके स्क्रीन पे। आपका कैलकुलेटर कौन सा है? पता नहीं। हाँ वो 0.4 का आएगा, तो वही एम प्लस एम माइनस यूज करो, वही। हाँ डिवाइड बाय 6। आएगा ना बेटा? 0.6 को एम माइनस में डालो, 1 को एम प्लस में डालो, एम आर सी डिवाइड बाई 6। क्यों नहीं आएगा? तो कुछ एरर आपसे आपकी तरफ से हो रहा है, कैलकुलेटर बराबर आंसर दे रहा है आपको, आप उसको कमांड बराबर नहीं दे रहे हो। अलग से कैलकुलेट करो। देखो इसका भी एक ट्रिक है, लेकिन वो अभी अभी नहीं बताऊंगा, नहीं तो बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाता है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा और प्रैक्टिस होने दो, बाद में बताऊंगा, जरूरी है। चलो ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? सबको समझ में आया क्या? तो ये लिखना है आपको। अच्छा हाँ, यहाँ तक पॉइंट क्लियर है सबको? पी आ गया, ऐसे ही पी आ गया। अच्छा एक एक पी पे ना एक और पॉइंट है। पी का फॉर्मूला क्या दिया मैंने आपको? 0.6745 इंटू एस सी बराबर, कभी कभार वो पीई को ऐसे भी देता है, 2/3 ऑफ एस सी। हाउ मच इज 2/3? 0.666, 0.666। लेकिन अपना आंसर 0.67 है, कहने से 0.666 भी 0.67 ही होता है अप्रोक्स। तो अगर डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ लिया, फॉर्मूला, तो हमेशा पहला प्रेफरेंस इसको ही देना, फर्स्ट प्रेफरेंस। अगर ऑप्शन में ये रहा ही नहीं तो सेकंड प्रेफरेंस, इसको टिक करना, ऐसा मना नहीं करना कि नहीं सर हमको तो आपने 0.6745 से कहा था। 2/3 भी वही होता है। 2/3 क्या होता है? 0.666। तो 0.666 अगर मैं लिखूं 0.666 और राउंडिंग अप टू 2 डिजिट करूं, राउंडिंग अप टू 2 डिजिट, तो 0.67 हुआ ना फिर। तो 0.67 तो है वो, 2/3 भी 0.67 ही होता है। इज द पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? हाँ ये बात सही है कि अगर 0.6745 रहा तो पहला प्रेफरेंस मैं उसको ही दूंगा। कभी कभार ना एग्जामिनर क्या करता है, आपको बोलता है पी का फॉर्मूला दो, तो पी का फॉर्मूला 2/3 देगा वो, तो 2/3 भी सही ऑप्शन है। ऑब्वियसली अगर दोनों रहे, 0.6745 रहा और 2/3 भी रहा, तो पहला प्रेफरेंस 0.6745 को ही मिलेगा, क्योंकि वो एक्यूरेट आंसर है। ठीक है, एक्यूरेट नहीं रहा तो अप्रोक्सीमेट आंसर चल जाता है। इस द पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? तो पहला प्रेफरेंस आप 0.6745 को दोगे, दूसरा प्रेफरेंस 2/3 को दोगे। इस द पॉइंट क्लियर? 4 फॉर्मुलेस क्लियर हो गए क्या? अच्छा कभी कभार ना वो ये सेंटेंस कोएफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन वो ऐसे देगा, कोएफिशिएंट ऑफ या फिर द अनएक्सप्लेन्ड वेरिएंस इज 0.51। व्हाट डू यू मीन बाय अनएक्सप्लेन्ड वेरिएंस? मतलब नॉन डिटर्मिनेशन। तो ये समझ में आना चाहिए, इसलिए मैंने ऊपर लिखा के दिया कि वो कभी कभार नॉन डिटर्मिनेशन नहीं बोलेगा, वो आपको बोलेगा द अनएक्सप्लेन्ड वेरिएंस इज 0.51 फाइंड कोरिलेशन। तो मतलब समझ में आता है बच्चों को, अनएक्सप्लेन्ड वेरिएंस का मतलब ही नॉन डिटर्मिनेशन होता है। इज द पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? राइट, ओके। तो ये वाले क्वेश्चन हो गए अपने। अब मैं कुछ और क्वेश्चन दे रहा हूं आपको। मैंने आपको कहा covariance is
42 and one of the standard deviation is 6. What is the minimum value of another SD? यस, कुछ बोल सकते हो उसके ऊपर, कमेंट कर सकते हो कितनी मिनिमम वैल्यू चाहिए। 7। इट इज सीधे सीधे 42/6। कैसे? सबसे पहले अगर R का फॉर्मूला है कोवेरिएंस बिटवीन एक्स वाई अपॉन फॉर्मूला क्या है, सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई, ये फॉर्मूला था अपना, ठीक है। अब कोवेरिएंस कितना आ गया 42 डिवाइडेड बाय ये वैल्यू कितनी आ गई 6। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं उसका जवाब देना। अगर मैं ये बॉक्स में, अभी उसने इसका बॉक्स पूछा है ना ये वाला, ये मिनिमम कितना रहना चाहिए, मिनिमम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पूछा, मिनिमम कितना रखेंगे वो बोला है। अब अगर मैं इसको 1 लिख दूं सपोज, आपका आंसर क्या आएगा? आर का आंसर क्या आएगा? 7। चलता है क्या आर का आंसर 7? क्यों? आर की वैल्यू -1 और +1 के बीच में आनी चाहिए, तो ये 1 नहीं चलेगा। अच्छा 2 डाल दो क्या हो जाएगा? आंसर बताओ, आंसर बता दिया। 42/12 करोगे आप, कितना आ जाएगा? 3.5। नहीं चलता है आपको, क्यों नहीं चलता है? क्योंकि मुझे आंसर आर -1 और +1 के बीच में चाहिए। अच्छा अगर वैल्यू 3 आ गई तो 42/18 करोगे, अगेन आंसर 1 से ज्यादा है, नहीं चलता है। 4 करो, 42/24 करोगे 1.75, अगेन गलत है। 5 करो, 42/30 1.4, अगेन गलत है, मेरे को 1 चाहिए। 42/36 1 पॉइंट समथिंग, नहीं चलेगा। लेकिन 42/42 चलेगा, हाँ ये चलेगा। अच्छा 7 से मिनिमम 7 चाहिए ना आपको, 8 चलेगा क्या? 8 9 चलेगा, 10 चलेगा, चलेगा। डिनोमिनेटर मेरा बड़ा रहना चाहिए, क्यों? क्योंकि न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर जब मैं करूंगा तो आंसर मेरे को 0 पॉइंट समथिंग चाहिए। समझ में आ रहा है? अगर 1 पॉइंट समथिंग आया तो नहीं चलता है मेरे को, ये प्रॉब्लम है। एंड देयरफॉर द मिनिमम वैल्यू ओवर हियर, इतना मिनिमम रहना चाहिए कि आंसर 1 से ऊपर नहीं आना चाहिए, बराबर ना? समझ में आ रहा है? इतना मिनिमम रहना चाहिए कि आंसर 1 से ऊपर नहीं आना चाहिए। दिस वैल्यू should be such amount या such value so that R should be less than or equal to 1। R की वैल्यू 1 से ऊपर नहीं आनी चाहिए, बराबर है क्या? and therefore it will be 42/6 which is 7। तो मिनिमम 7 आना चाहिए, फिर 8 लिखो, 9 लिखो, 10 लिखो, 11 लिखो, सब चलता है। इज द पॉइंट क्लियर? अब इंस्टीट्यूट इसमें ट्विस्ट क्या करेगा? मिनिमम वैल्यू 7 है ना, मिनिमम वैल्यू 7, तो आपको बोलना चाहिए एटलीस्ट 7, बराबर। ऑप्शन देखो, एटलीस्ट 5, एटलीस्ट 10, at most 20, at least 6। ऑप्शन ही नहीं है। एटलीस्ट 6 बोला, मतलब 6 चलेगा बोल रहे हो आप? 6 चलेगा क्या? नहीं चलेगा। फिर ऑप्शन सही कैसे हुआ? आप बोलोगे सर एटलीस्ट 10, 8 भी तो चलता है, चलता है, बराबर है। एटलीस्ट 10 आया तो नहीं चलेगा क्या? मेरे को बताओ। 10 चलेगा, 11 चलेगा, 12 चलेगा, 13 चलेगा, सब चलेगा, 7 से कम नहीं आना चाहिए, बराबर ना? तो ऑप्शन के हिसाब से मेरे को ये ऑप्शन सबसे सही लग रहा है। इज द पॉइंट क्लियर? तो स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑप्शन नहीं आएंगे हमेशा। क्या बोलोगे सर 7 दिया नहीं हम टिक ही नहीं करेंगे? ऐसा नहीं होता है। एटलीस्ट 7 का मतलब होता है कम से कम 7, 7 से ऊपर जो भी रहेगा सब चलेगा। तो एटलीस्ट 10 भी तो चलेगा ना। अब बोलोगे सर एटलीस्ट 5 में भी तो 7 से ऊपर आने वाला है, लेकिन एटलीस्ट 5 में 5 और 6 भी तो रहेगा ना, वो नहीं चलेंगे ना अपने को। एटलीस्ट 6 में 6 भी रहेगा, नहीं चलेगा। समझ में आ रहा है? तो आपको एटलीस्ट 7 के ऊपर ही चाहिए। तो 7 के ऊपर एक ही ऑप्शन है और वो है 10, तो मैं 10 को मार्क करूंगा। इज द पॉइंट क्लियर? समझ में आया? अच्छा कभी कभार ना, मतलब क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, कभी कभार मिनिमम वैल्यू ऑफ एसडी नहीं पूछेंगे,
अनदर वरांस पूछ देंगे, वरांस, तो आपका आंसर 7 आना चाहिए। 7 मतलब वरांस कितना हो जाएगा 49, तो मिनिमम 49 टिक करना चाहिए, ना कि मिनिमम 7। इज द पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, एसडी पूछा है या वरांस पूछा है। इज द पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? अगर वरांस पूछते तो अपना एसडी का आंसर कितना है 7, अगर 7 है तो वरांस कितना हो जाएगा उसका स्क्वायर, 7 स्क्वायर इज 49, तो आपने मिनिमम 49 आंसर टिक करना चाहिए। इज द पॉइंट क्लियर? तो ऐसे क्वेश्चन आने वाले हैं एग्जाम में। सबको समझ में आया? ओके। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जहां पे बच्चे घूम जाते हैं एक्चुअल में उनको डर लगता है, वो पॉइंट्स है। मैं आपको पहले शॉर्टकट दूंगा, सॉरी पहले लॉन्ग कट सिखाऊंगा, लॉन्ग कट में बहुत टफ लगेगा आपको, और बाद में शॉर्टकट दूंगा, ठीक है? वो शॉर्टकट को शॉर्टकट पढ़ लेना। सबसे पहले मैं फिर से वो पॉइंट लिखाना चाहूंगा, व्हाट वाज डिफाइंड एज यू। यू इज डिफाइंड एज x माइनस ए अपॉन सी, एंड व्हाट इज v डिफाइंड एज y माइनस बी अपॉन डी, जहां पे a और b को हम क्या बोलते हैं, चेंज ऑफ ओरिजिन, और c और d को क्या बोलते हैं, चेंज ऑफ स्केल। r को किससे फर्क पड़ेगा, ना ओरिजिन से ना स्केल से। r सिर्फ जाके क्या चेक करेगा, c और d की साइन चेक करेगा। समझ में आ रहा है? r क्या चेक करेगा, c और d की साइन चेक करेगा। ऐसी बात हुई ना अपनी, क्योंकि r को प्लस माइनस से फर्क नहीं पड़ता, मल्टीप्लाई डिवाइड से फर्क नहीं पड़ता, r को फर्क किससे पड़ता है, वो c और d जो है, जो चेंज ऑफ स्केल है, अगर वो ऑपोजिट में रहे तो r की साइन चेंज होगी, सिर्फ इतना ही रहेगा, राइट? तो r विल चेक ओनली द साइन ऑफ c एंड d, बराबर? r क्या चेक करेगा, सिर्फ c और d की साइन चेक करेगा। अगर c और d सेम है तो r जो चल रहा है वही चलेगा, अगर c और d रिवर्स साइन में है तो r अपनी साइन बदल देगा, सिर्फ इतना ही रहेगा। क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है? मैंने ये पॉइंट प्रीवियस फर्स्ट सेशन बताया था और वापस अब कोरिलेशन एंड करते करते वापस बता रहा हूँ, राइट? ये पॉइंट इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है? अब अगर मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन दूं, ये लिखने की जरूरत नहीं है, अगर मैं आपको बोलूं x माइनस 5/2 y माइनस 7/9, तो हम क्या चेक कर रहे हैं, 2 और 9 की वैल्यू या 2 और 9 की साइन, साइन चेक करना है, बराबर ना? तो 2 और 9 की साइन चाहिए, बेसिकली मेरे को u इधर चाहिए और v इधर चाहिए, ऐसा ही है ना? तो मैं बोलूंगा भाई देखो, r ऑफ एक्स वाई अगर 0.4 है तो r ऑफ u भी 0.4 ही आने वाला है। क्यों? क्योंकि r की तुम वैल्यू नहीं बदल सकते, r की तुम ज्यादा से साइन बदल सकते हो, वैल्यू तो वही रहने वाली है। ओके, अब ये अगर पॉइंट समझ में आ गया तो अब इसका पॉइंट लिखो, 4u प्लस 3x इज इक्वल टू 10 एंड 5v माइनस 4y, या प्लस कर दो, इज इक्वल टू 12। r of uv is 0.6, find r of xy। अब देखो इसका आंसर ना या तो प्लस 0.6 आएगा या तो माइनस 0.6 आएगा, वैल्यू तो बदल नहीं सकते तुम, ज्यादा से साइन बदलोगे, मालूम कैसे पड़ेगा? आप बोलोगे सर वो पहले वाला अच्छा था ना, पहले वाला क्वेश्चन ऐसे अब ऐसे करके दे देते तो मेरे को ये फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। पहले लॉन्ग कट सिखाऊंगा, बाद में शॉर्टकट बताऊंगा, ठीक है? मतलब मेरे को यू एक तरफ रखो, बाकी सबको ढकेल दो राइट हैंड साइड में, मेरे को अकेला यू चाहिए यहाँ पे, ठीक है? तो अगर मेरे को यू चाहिए यहाँ पे तो 4u को यहीं रहने दो, बाकी सबको ढकेल दो वहां पे, तो ये हो जाएगा -3x प्लस 10, सही है ये? -3x अपॉन 10। अब मेरे को u अकेला चाहिए तो 4 इधर आ जाएगा, समझ में आया? अब देखो यहां तक ना सबको बच्चों को आ जाता है, इसके आगे का स्टेप देखो, मेरे को ना x भी अकेला चाहिए। अगर आप देखोगे मेरे को u के साथ कोई भी नहीं चाहिए, x भी अकेला ही चाहिए, समझ में आ रहा है क्या? तो u और x के साथ कुछ नहीं रहना चाहिए, तो ये -3 मुझे परेशान कर रहा है, डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय -3, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x अपॉन प्लस 10/-3 अपॉन 4/-3। नाउ दिस इज द स्टेप जहां पे बच्चे आके अटक जाता है, बच्चे बोलते सर ये बहुत टफ हो गया, वो कैसे याद रहेगा -3 से डिवाइड करना, याद रखने की जरूरत नहीं रहेगी, मैं आपको आगे बताऊंगा। एनीवेज, इन व्हाट वैल्यू या व्हाट साइन आई वाज इंटरेस्टेड इन, आई वाज इंटरेस्टेड ओनली इन -4/3, वो भी माइनस साइन में इंटरेस्ट था मेरा, 4/3 में इंटरेस्ट नहीं था मेरा, सिर्फ माइनस साइन में इंटरेस्ट था, लेकिन 4/3 में भी रिग्रेशन में इंटरेस्ट आएगा आपको, तो ये अभी से सिखाऊंगा आपको, ठीक है? ओके, सेकंड वाला क्या था प्लीज बताइए, सेकंड इक्वेशन।
v को यहीं रहने दो, बाकी सब ढकेल दो राइट हैंड साइड में। क्या हो जाएगा ये 5v को यहां रहने दो, माइनस 4y प्लस 12। मुझे अकेला v चाहिए तो क्या हो जाएगा 5 इधर आ जाएगा, माइनस 4y प्लस 12 अपॉन 5। मेरे को y भी अकेला चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, माइनस 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो v कितना हो जाएगा y प्लस 12 बाय माइनस 4 डिवाइड बाय 5 बाय माइनस 4। आ रहा है समझ में ये? अब ये हो गया थोड़ा लॉन्ग कट, शॉर्टकट का वेट करो 2 मिनट। अगर ये वाली वैल्यू आ गई 4 बाय माइनस 3 माइनस 5 बाय 4, प्लीज बताइए हम इनकी वैल्यू चेक करते हैं या साइन चेक करते हैं? ये मेरे लिए क्या टर्म हो गया, ये वाला जो टर्म है ये मेरे लिए क्या हो गया, सी या डी? ये मेरे लिए सी हो गया, राइट? दिस इज सी फॉर अस। एंड ये जो वैल्यू है ये क्या हो गया मेरे लिए, डी। हम सी और डी की वैल्यू चेक करते हैं या साइन चेक करते हैं? साइन, सेम है ना? सी एंड डी हैव द सेम साइन, हैव द सेम साइन, बराबर। एंड देयरफॉर आर ऑफ एक्स वाई सेम ही रहेगा, कितना 0.6। इनकी साइन बदलेगी क्या? नहीं। अब आप बोलोगे सर ये इतना सब करना पड़ेगा, शॉर्टकट है। शॉर्टकट क्या है प्लीज ध्यान देना। आपको बेसिकली सी की वैल्यू, सी और डी की वैल्यू चाहिए थी ना, राइट? तो सी इज डिफाइंड एज u बाय एक्स एंड डी इज डिफाइंड एज v बाय वाई, ठीक है? आप बोलोगे सर हमको साइन से मतलब है, आपने वैल्यू बदल दी, वैल्यू भी लगेगी आपको आगे, इसलिए अभी से सिखा रहा हूं, ठीक है? दिस इज इंपॉर्टेंट, प्लीज ध्यान दीजिए। सी की वैल्यू क्या है, u बाय एक्स। चेक करेगा एक बार, चेक करो। u के साथ टर्म क्या है 4, x से टर्म क्या है 3, मतलब आपका आंसर 4/3 आने वाला है। जाके चेक करो सी की वैल्यू बराबर 4/3 है क्या? है। प्लस माइनस सिखाता हूं, साइन अभी चेक नहीं करेंगे, साइन बाद में चेक करेंगे, ओके? और इसका आंसर है v बाय वाई 5/4। तो आपका चेक करो डी की वैल्यू 5/4 आई क्या? यस, आंसर आया। अब हाउ टू चेक प्लस है या माइनस है? दोनों को इज इक्वल टू के ऑपोजिट साइड में चेक करना। आई रिपीट, दोनों को इज इक्वल टू के ऑपोजिट साइड में चेक करना। एक को यहां है तो दूसरे को वहां फेंक दो। ये यहीं रहा, ये इधर चला गया, मतलब ये 4u यहां रहा तो पॉजिटिव है, एक्स उधर चला गया क्या हो जाएगा माइनस। तो प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस। आंसर माइनस रहेगा। अरे समझ में? एक बार फिर से, दोनों को इज इक्वल टू के ऑपोजिट साइड में चेक करना। अगर सेम है तो पॉजिटिव, ऑपोजिट है तो नेगेटिव, ऐसे, ठीक है? अच्छा इसका चेक करो अभी, 5v प्लस 4y। सबसे पहले v बाय वाई तो ले लिया मैंने, 5/4। यहाँ इसको यहीं रहने दो, इसको यहां फेंक दो। तो एक पॉजिटिव आ रहा है, दूसरा नेगेटिव आ रहा है। पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, नेगेटिव होगा तो आपका आंसर माइनस में आएगा। इज द पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? शॉर्टकट समझ में आएगा कैसा है? शॉर्टकट आया तो ठीक, नहीं तो लॉन्ग कट बता दिया मैंने आपको। ज्यादातर शॉर्टकट पे फोकस करना, ठीक है? ये कोरिलेशन में ज्यादा काम नहीं आएगा, लेकिन रिग्रेशन में ज्यादा काम आएगा। और पूरे चैप्टर में अगर बच्चे आके अटकते हैं तो वो इक्वेशन में आके अटकते हैं। आपको याद होगा सेंट्रल डिस्पोजल में भी इक्वेशन वाले क्वेश्चन में बच्चे अटकते थे। जितने भी क्वेश्चन मैंने करवाया था, मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चन मैंने उस पर करवाया था। जब भी मैंने क्वेरी शीट लिया था तब मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स का डाउट वही रहता है, इक्वेशंस वाला। तो इक्वेशंस को कैसे टैल करना है वो सिखाया मैंने आपको, ठीक है? ओके, अब अगर ये समझ में आ गए तो इसका आंसर दीजिए मुझे। अगर ये 3x माइनस 5u इज इक्वल्स टू 10 और 4v इज इक्वल्स टू 20 प्लस 5y, अगर मुझे शॉर्टकट चाहिए, और मैंने आपको बता दिया r ऑफ uv इज 0.7, r ऑफ xy निकालना है अपने को। तो मेरे को क्या निकालना पड़ेगा, पहले c और d चेक करना पड़ेगा। तो इसके लिए c का शॉर्टकट क्या रहेगा, u बाई एक्स। बता सकते हो u बाई एक्स की वैल्यू क्या है, 5/3। ये नहीं बोलना सर -5/3, मैंने बोला साइन चेक नहीं करना, अभी सिर्फ अमाउंट लिख देना। और साइन चेक करने के लिए एक को इधर रखो, दूसरे को उधर फेंको। तो x को यहीं रहने दो, u इधर चला गया, ये पॉजिटिव है, उधर गया वो भी पॉजिटिव, तो क्या आंसर दोनों पॉजिटिव आएगा, राइट? x को यहीं रहने दिया, u को उधर उधर फेंक दिया, तो अल्टीमेटली दोनों पॉजिटिव हो गए। दोनों पॉजिटिव है तो आंसर पॉजिटिव रहेगा। अच्छा v d का आंसर क्या बोला था मैंने, v बाय वाई। v कितना है 4, y कितना है 5। आंसर क्या वो दोनों ऑलरेडी इज इक्वल टू ऑपोजिट में बैठे हैं? यस। क्या दोनों पॉजिटिव है? यस। तो आंसर पॉजिटिव ही रहेगा। सेम डायरेक्शन है या ऑपोजिट डायरेक्शन है? सेम डायरेक्शन, इसलिए आपका आर ऑफ एक्स वाई कहने से ये सेम है, सेम डायरेक्शन, एंड देयरफॉर आर ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू 0.7। सबको समझ में आया? इक्वेशन वाला पार्ट समझ में आया क्या?
यू बाई एक्स और वी बाई वाई, शॉर्टकट समझ में आया सबको? साइन समझ में आया कैसे चेक करते हैं प्लस और माइनस के? ओके, सो दिस वाज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट। आई होप ये पॉइंट क्लियर है सबको। आज कोरिलेशन का शीट भेज रहा हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है? सेम नहीं रहेगा थोड़ा, हाँ ये यू और सी और डी तो सेम रहेगा, वो टाइम पे वैल्यू लगेगी, ये टाइम पे 5/3 की वैल्यू लग रही है क्या? नहीं। ओके, तो फिलहाल आज के दिन इसको स्टॉप करते हैं, होमवर्क भेज रहा हूँ आप लोगों को।